हाँ बोल रहे हो गए। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी की? अच्छी चालू हो गया। जब भगवान तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे टाइप से, या फिर बैठ के शुरू कर दिए हो आप सब? और धीरे धीरे चालू हो पिछले क्लास में जैसे ये बताया था कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्व अध्ययन के लायक है, और जिसमें अगर हम मतलब टीचिंग करें तो एक प्रकार से बहुत उबाऊ काम हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। शेयर में से देना। तो हम लोग कुछ मोस्ट चीज़ों को ही रीड कर लेते हैं, और इस कोशिश में लगा हूँ कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द मतलब नोट्स प्रोवाइड हो जाए। उसमें दिन रात काम में लगा हूँ मैं, और लेकिन बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। इस काम में भी बहुत सारी समस्याएं, कभी ऑपरेटर नहीं छुट्टी में है तो कभी वो छुट्टी में है, लेकिन लगा हुआ हूँ मैं कि जल्दी हो जाए, ताकि जो आपका जो चैप्टर है, जो लास्ट के चैप्टर है जैसे कि शिक्षण शास्त्र शैक्षिक अभिवृत्ति, ये बस थोड़ा डिफरेंट है। शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शैक्षिक अभिवृत्ति और शिक्षण शास्त्र, बाकी सब चीज़ तो वही है जो वर्ग 2 में है और वर्ग 3 में है, वही सब सिलेबस है। और इसमें भी बीच बीच में चीज़ें को शामिल कर दिया गया है जो अन्य जगह आपको मिल ही जाएंगे, जैसे कि ज्ञान एवं सीखना क्या है, और शिक्षण शास्त्र में आपकी 2000 अरे बीच बीच में आते रहते ना, कितने देखते हैं। हाँ भाई, किसी ने फीस बचा हुआ सीजीपी का? मैं आज बैठी हूँ ना। अच्छा, निकासा मत करना यार। जो पढ़ने तो अभी हम लोग देखेंगे शिक्षा पाठ्यक्रम है क्या, और पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, या पाठ्यक्रम के सिद्धांत, या पाठ्यक्रम होता क्या है, सिलेबस या करिकुलम। आज का लोगों का टॉपिक है पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम को जानने से पहले इनसे एक मिलते जुलते सब पाठ्यक्रम से संबंधित एक और शब्द है जिसे साइलेंट कर देंगे। पाठ्यक्रम से मिलता जुलता शब्द है पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम। तो पहले हम पाठ्यक्रम को जानने से पहले शिक्षा क्रम या शिक्षा पाठ्यचर्या को समझ लेते हैं कि पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम है क्या। शिक्षा क्रम या इसे ही कहा जाता है पाठ्यचर्या। ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन ये समानार्थी शब्द नहीं है, इसके दोनों के अलग अलग अर्थ है। यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा क्रम इनका ही पर्यायवाची है पाठ्यचर्या का। तो पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम से तात्पर्य होता है कि किसी भी विद्यालय में बच्चों के सामने एक लक्ष्य रहता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बालक जो प्रयास करता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जिन जिन बातों को ध्यान में रखेगा, या शिक्षक उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन जिन बातों पर ध्यान रखेगा, वे सभी चीज़ें इस शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या में आ जाती है। यानी कि पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। ये होता है आपका पाठ्यचर्या या
पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम। और पाठ्यक्रम जैसे कि हम पुस्तक में जो पढ़ते हैं, हमारा जो सिलेबस वही हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या यह विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम का यही विस्तृत रूप है, जैसे कि आपको एक आपका सिलेबस है, एक सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन विधियों से पढ़ना है, शिक्षक के द्वारा आपकी उपलब्धि का मापन किस विधि से किया जाएगा, मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा, इन सब बातों का ध्यान आपके शिक्षा क्रम या पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम से केवल यही तात्पर्य है, जो आपका विषय वस्तु है, सिलेबस, वही आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। जैसे कि कोई विषय है, मान लिया जाए पर्यावरण, किसी विद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है पर्यावरण, तो जो शिक्षा शास्त्रियों के सामने मुख्य रूप से क्या समस्या आएगी कि पर्यावरण को जो सिलेबस है उसे क्यों जोड़ा जाए, यानी कि इसकी क्या आवश्यकता है। और पर्यावरण को अगर शिक्षा क्रम में या पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो इससे बालकों को क्या लाभ होगा और इसकी जो है शिक्षण विधि क्या होगी। इस तरह से क्यों और क्या का जो जवाब देता है वो है शिक्षा क्रम। जैसे कि भगवत गीता है, भगवत गीता को हमारे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भगवत गीता को एक हिंदू धर्म का ग्रंथ मानकर कई विद्यालय में इनको स्थान नहीं दिया जाता है। लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये अध्ययन की जो है आधार पाठ्यक्रम है। जैसे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी है, यानी कि इसे मैनेजमेंट के शिक्षण के लिए इसे रखा गया है। तो उनके सामने भी यही समस्या आई होगी कि इसे क्यों रखा जाए, इसको पढ़ने से विद्यार्थियों में क्या लाभ होगा और उनकी जो है व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो ये क्यों और क्या का जवाब देता है शिक्षा क्रम या पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से यही तात्पर्य है कि आपके सिलेबस में जो विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु की जो आपकी विषय सामग्री है वही आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। इससे संबंधित कुछ मूल बातें लिखेंगे कि शिक्षा क्रम है क्या, शिक्षा क्रम है क्या। तो शिक्षा क्रम के बारे में लिखेंगे, शिक्षा क्रम वह दस्तावेज है, शिक्षा क्रम वह दस्तावेज है जो स्कूल में, शिक्षा क्रम वह दस्तावेज है जो स्कूल में क्या करना चाहिए, शिक्षा क्रम वह दस्तावेज है जो स्कूल में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए आदि समस्याओं के संबंध में दिशा निर्देश देता है। किन किन संबंध में, क्या, क्यों और एक और लिखेंगे कैसे, इसे कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, इन सब के संबंध में दिशा निर्देश देता है। शिक्षा क्रम वह दस्तावेज है जो एक स्कूल में क्या करना चाहिए, कैसे, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तीन चीज़ों की है संबंध में दिशा निर्देश देता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में आप देख सकते हैं कि किसी भी शिक्षण सामग्री को अगर पाठ्य वस्तु में जोड़ा जाता है तो इन तीन बिंदुओं पे वो लोग विचार करेंगे कि क्यों जोड़ा जाए, इसको जोड़ने से क्या क्या फायदा है और इसके कितने भाग को जोड़ा जाए। यानी कि विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री, उनकी उपलब्धि परीक्षण, शिक्षण की विधियाँ और इनको जोड़ने से क्या क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। लेकिन पाठ्यक्रम से तात्पर्य है केवल आपकी विषय वस्तु। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहा जाता है और कैरिकुलम जो है लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द का हिंदी रूपांतरण है और क्यूरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि विद्यार्थी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अग्रसर दौड़ता है, यानी कि आगे बढ़ता है, तो इसी प्रयास को पाठ्यक्रम कहा जाता है। इनके संबंध में लिखेंगे, पाठ्यक्रम वह साधन है, पाठ्यक्रम है क्या, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम होता है।
यह अध्ययन का निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम होता है। जैसे कि आप बीएससी या बीए इसी क्लास में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है वो 3 वर्ष का होता है। जैसे आपने मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन ले लिया या फिर आपने बीएससी में एडमिशन लिया, तो कॉलेज का जो कोर्स वर्क का है वो 3 साल का रहता है। 3 साल में आप पहले साल फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, दूसरे साल सेकंड ईयर पढ़ेंगे, तीसरे साल फाइनल ईयर पास करेंगे किसी भी विषय में। तो पाठ्य फर्स्ट ईयर में आप कौन कौन विषयों का अध्ययन करेंगे, यानी कि जो आपकी विषय वस्तु है इसमें कौन कौन से लेसन रहेंगे, ये सभी आपके पाठ आपके क्या कहलाएंगे, पाठ्यक्रम कहलाएंगे। लेकिन सिलेबस से तात्पर्य है संपूर्ण बीए या बीएससी का वह पाठ्यक्रम जिसको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना है, इनकी मूल्यांकन की पद्धति क्या रहेगी, और उनके साथ शिक्षण में शामिल होने वाले वे सारी गतिविधियां, खेल, भौगोलिक भ्रमण, वो सारी गतिविधियां जो शिक्षा की उपलब्धियों का मापन करती हैं, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगी, पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम के अंतर्गत। यानी कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम एक प्रकार से इनका पिताजी है और उन्हीं से पैदा हुआ है वो आपका पाठ्यक्रम, उन्हीं का वो छोटा स्वरूप है। जैसे कि किसी क्लास में जो जैसे कि आप बीए या बीएससी का अध्ययन करते हैं तो आप उनका पूरा गोल सिलेबस, गोल पाठ्यक्रम, उनमें आपकी शिक्षण विधि आ जाएगी, मूल्यांकन पद्धति आ जाएगी, खेल, भौगोलिक भ्रमण या अन्य गतिविधियां आ जाएगी जो एक शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने वाली सारी गतिविधियां, शिक्षा का शिक्षण के पीछे क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई, सारी प्रक्रिया आ जाएगी आपके पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम के अंतर्गत। लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा केवल विषय वस्तु जिनका अध्ययन आप 1 वर्ष में करते हैं। जैसे कि आप बीए फर्स्ट ईयर में एक विषय पढ़ें, सेकेंड ईयर में वो बदल जाएगा और उसके बाद निश्चित सिलेबस ही आप पढ़ेंगे, वो पास करने के बाद आप फाइनल ईयर पास करेंगे। तो ये आपके अलग अलग साल का अलग अलग पाठ्यक्रम है। लेकिन अगर हम इसे समूल रूप से देखें तो यही आपकी पाठ्यचर्या है जिसमें आपकी सारी चीज़ें जो मूल्यांकन के लिए आवश्यक है इसको ध्यान में रख के बनाई जाती है। पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में कुछ समस्याएं आती है या ध्यान हेडिंग डालेंगे कि पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो शिक्षाविदों के सामने या शिक्षा शास्त्रियों के सामने कौन कौन से मुख्य रूप से समस्याएं आती है। पाठ्यक्रम निर्माण की समस्याएं लिखेंगे हेडिंग में। पाठ्यक्रम निर्माण की समस्याएं। पहला जो सबसे बड़ा समस्या है पाठ्यक्रम निर्माण की वो है बालकों की सीखने की क्षमता। बालकों की सीखने की क्षमता। पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में सबसे पहले जो ध्यान में बातें रखी जाती है वो है सीखने की क्षमता, क्योंकि प्रत्येक बालक के और प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों की सीखने की अधिगम करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे एक 5वीं क्लास का बालक है और एक 10वीं क्लास का बालक है और एक 12वीं क्लास का बालक है। इनके शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास होते हैं उसके चरण के हिसाब से इनकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उनके सीखने की क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में जो है विषय वस्तु रखी जाती है, यानी कि जैसे उनकी अधिगम की क्षमता होती है वैसे ही पाठ्यक्रम में सिलेबस रखे जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि मातृभाषा के द्वारा किसी भी बालक को आसानी से चीज़ें सिखाई जा सकती है। लेकिन दर्शन शास्त्र का जो विषय है वो प्राथमिक स्कूल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दर्शन शास्त्र से बालकों को क्या मतलब, वे पहले अपने शारीरिक आवश्यकताओं, मानसिक आवश्यकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं के संबंध में जब परिपक्व हो जाएंगे तभी तो ऊंचे स्तर की बातों को समझ पाएंगे। दर्शन शास्त्र के बारे में जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में आदमी कब विचार कर पाएगा, जब वो समुचित रूप से विकसित हो जाए। तो पाठ्यक्रम निर्धारण में उसी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि किस आयु वर्ग के बालकों की क्या आवश्यकता है और उनकी सीखने की क्षमता कितनी है। उनकी सीखने व धारण करने की क्षमता के अनुसार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण की समस्याओं में या ध्यान रखने योग्य बातों में सबसे पहले समस्या में ध्यान रखने योग्य वाली बातें हैं सीखने की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना। दूसरा लिखेंगे उद्देश्य का निर्धारण।
पाठ्यक्रम बनाते समय सीखने की क्षमता के बाद जो समस्या आती है कि उद्देश्य है। आखिर पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु कंटेंट जो शामिल की जा रही है उनमें उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हो पा रही है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य अलग था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य अलग है। तो जैसे जैसे शिक्षा का उद्देश्य होता है वैसे ही पाठ्यक्रम में चीज़ें शामिल की जाती है। जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालकों के अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें बालकों के जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके साथ साथ उनके क्रियात्मक पक्ष पर भी ध्यान दिया गया है। देखिए नहीं है यहाँ पे मारा गया। बालकों के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ उनकी क्रियात्मक पक्ष पर भी ध्यान रखा जाता है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, अभी 2020 वाले में। लेकिन इससे पहले जो शिक्षा पद्धति लागू थी उनके उद्देश्य में क्रियात्मक पक्षों की अवहेलना की गई थी, यानी कि केवल बालकों के रटने और सीखने पर ही ध्यान दिया जाता था। बालक जो है चीज़ों को याद कर लिए और याद करने के बाद अगली एग्जाम में उसको वैसे ही नकल छाप दिए, यानी कि वो क्या क्या गतिविधियाँ सीख पाई इसका निर्धारण नहीं किया गया था। जैसे प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो मौखिक शिक्षा होती थी, और मौखिक शिक्षा में व्यक्ति को जो है जीवन से संबंधित मूल्य जो है सिखाए जाते थे। केवल शिक्षा मौखिक ही नहीं थी बल्कि मूल्यपरक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। जैसे कि महात्मा बुद्ध के समय में जो उनके शिष्य होते थे उनको सीखने के लिए जो ज्ञान योग क्या है और जीवन क्या है इसके संबंध में शिक्षा तो दी जाती थी, साथ ही साथ उनको प्रैक्टिकल भी कराया जाता था कि वो अपने अनुनय और विनय को अपने जीवन में शामिल कर पाए, यानी वे धैर्यवान और क्षमतावान और सहनशील बन सके। इसके लिए प्रत्येक भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था कि वो 5 घर भीख मांग के आए। जैसे कि आप किसी के घर भीख मांगने जाओगे तो जरूरी नहीं कि आपको प्यार से दे दे, पहले तो सुनाएगा इतना बड़ा शरीर धारण किए हो, कमा नहीं सकते, इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी। तो व्यक्ति में जो है धारण करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, सहनशीलता का जो है विकास होता था। तो अलग अलग कालों में शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य था, और अभी की शिक्षा प्रणाली जो 2020 में जो आया है उसमें शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उनके संवेगों और क्रियात्मक विकास के भी जो है को भी महत्व देना। तो महत्वपूर्ण ये उद्देश्य का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्देश्य के आधार पर ही शिक्षा पाठ्यक्रम जो है तैयार किए जाते हैं। जैसे कि जो सुदूर अंचल में रहने वाले बालक होते हैं उनके पाठ्यक्रम में अगर विदेशी भाषा का समावेशन किया जाए तो उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ऐसे बालक है जो अपने सिर्फ लोकल भाषा जो मातृभाषा है उनको ही जानते हैं और उनके ही माध्यम से वे अधिगम कर सकते हैं। तो उनके उद्देश्य निर्धारण में इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि उनकी आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनके उद्देश्य का जो है निर्धारण किया जाता है। तीसरी बात लिखेंगे, विषय वस्तु का चुनाव एवं नियोजन। पाठ्यक्रम निर्माण की जो समस्या होती है विषय वस्तु का चुनाव एवं नियोजन। अभी नियोजन यानी कि उसके उनकी योजना बनाना। अभी 2018 से लेके अभी तक आसपास में कितने लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास हुए हैं? आप लोग पहले से कर लिए हो? अभी किए हो? अभी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कौन किया इस अंडर में? पीजी किया आप लोग? यूजी कोई नहीं किया, सब पीजी वाले हैं। तो अभी का अगर हम पाठ्यक्रम या 2015 के बाद कितने लोग हैं जो जिन्हें यूजी किया है? देखिए 15-16 में। तो अभी भी जैसे कि हम कॉलेज या विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम को देखें तो उसमें ऐसे अनावश्यक चीज़ों को मिला दिया गया है। अगर उनको ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आधार पाठ्यक्रम में तो और ज़्यादातर आधार पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में ऐसे चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। कहाँ 1980 1880 के जो निबंध है और आंकड़े हैं उनको अभी तक हटाया नहीं गया है, जबकि उनको पढ़ने और उनका विश्लेषण करने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है सीखने की क्षमता और उद्देश्य निर्धारण के बाद जो विषय वस्तु है वो वास्तविक होने चाहिए और उनका वास्तविक जीवन में महत्व होनी चाहिए। अगर हम ऐसे फालतू के जो है निबंध रखते हैं या आंकड़े रखते हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, तो इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम बनाने से कोई फायदा नहीं है।
एक छत्तीसगढ़ के ही राजनांदगांव के एक प्रोफेसर थे, गजानन माधा मुक्तिबोध। और गजानन माधा मुक्तिबोध का 1962 के आसपास में एक रचना आई थी, भारत इतिहास और संस्कृति। भारत और इतिहास और संस्कृति में यह बताया गया था कि भारत कितना गौरवशाली देश था और यहाँ के जितना विदेशियों ने इनका शोषण नहीं किया, उससे ज़्यादा यहाँ के जो काले लोग हैं, काले अंग्रेज, उन्होंने इस देश का शोषण किया। इसको उस समय कुछ समय के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस में शामिल कर दिया गया था। फिर उस समय वर्तमान सरकार को लगा कि बातें अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के ही बारे में हुई है, या फिर जो बात हुई है वो इनडायरेक्ट रूप से लोगों को उकसाने वाले हैं, तो अगले ही वर्ष उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। तो जो शिक्षा शास्त्रियों का यह उद्देश्य कई बार यह होता है कि जो विषय वस्तु का चुनाव होता है उसमें ये ध्यान देने योग्य वाली बातें होती है कि ऐसे विषय वस्तु शामिल होने चाहिए जो बालकों को वास्तविक शिक्षा दे, नहीं मतलब वो सिर्फ सैद्धांतिक हो, सिर्फ वो रटने रटाने वाला न हो। विषय वस्तु का चुनाव या नियोजन एक अच्छे पाठ्यक्रम के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। जो आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, या पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हो सकती है, होनी चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस से हट के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि जैसे कि हमारी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु पढ़ लेना पुस्तक में, तो विभिन्न पुस्तकों में या कहीं से नोट्स में या शिक्षण की जो आपके पास जो सामग्री है उससे बहुत सारी चीज़ें आपको तो मिल ही जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ मैं लेके आया था पिछले डे आप लोगों को बताने के लिए, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और उसमें यह था कि हमें तैयारी करने के लिए कौन कौन मूल चीज़ें हैं उन पर ध्यान देनी चाहिए, या सफलता के लिए किन किन बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 10-15 मिनट। इसे मैं कहूँगा इनका शीर्षक मेरे अनुसार है शिक्षण सफलता के 8 स्वर्णिम सूत्र। सर क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि फायदेमंद है, और सभी जो अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, कि वैसे सभी अच्छे तैयारी करने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए कोई नहीं आया है, तो ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये जो सफलता के 8 स्वर्णिम सूत्र है कि हमें हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जहाँ वो लोग अपनी वो क्या कर लेते हैं, गलती करते हैं, या किन बातों पर ध्यान नहीं रख पाते जिनके कारण सफलता और असफलता में वो चूक जाते हैं। तो इसे एक आप नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि चीज़ें थोड़ा बाद में स्किप हो जाती है, मैं तो भूल जाता हूँ। हेडिंग डाल के लिखेंगे इसे भी पढ़ाई की तरह, सफलता के 8 स्वर्णिम सूत्र। स्वर्णिम गोल्डन सफलता के 8 स्वर्णिम सूत्र में, यानी कि ये 8 जो बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 8 बिंदु ऐसे हैं कि हर व्यक्ति को, चाहे आप जीवन में धन पाना चाहते हैं, या किसी संबंध को पाना चाहते हैं, या फिर कोई पद पाना चाहते हैं, आप कहीं भी इसे क्रियान्वित कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये सही ढंग से ईमानदारी के साथ ये 8 सूत्र अगर फॉलो कर लिए, तो ऐसा कोई कारण नहीं जिससे आप असफल हो। और बहुत जगह ये देखा गया है कि अधिकांश व्यक्ति मतलब 80 से 90% पूर्ण रूप से 100% सफल होते हैं। एक बार मैं 2-3 साल पहले एक कार्यक्रम सीख रहा था, हिप्नोटाइज वाला। तो हिप्नोटाइज का कार्यक्रम हम लोग 200 लोग सीख रहे थे। पहली बार मैं इस तरह का कार्यक्रम सीख रहा था हिप्नोटाइज, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा होता भी है क्या। मैं ऐसे काल्पनिक रूप से ऐसा सोच लिया हूँ कैसे हो। फिर मैंने एक काम किया कि जितने भी लोग सीख रहे थे 200, उनके नंबर निकाले और सबसे अलग अलग संपर्क करके पूछा कि आपने ये कार्यक्रम, और ये सीखने के 2 महीने बाद आपने अपने जीवन में ये
अप्लाई करके देखा, कुछ फ़ायदा हुआ? तो उनमें से लगभग 80% आदमी ने ये कहा कि हाँ वास्तव में होता है, और 10% आदमी ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि अधिकांश आदमी सकारात्मक उत्तर देने वाले थे। तो वहीं से मैंने ये चीज़ें सीखी थी कि किस वो 8 स्वर्णिम सूत्र क्या क्या है जो व्यक्ति को सफलता और असफलता दिलाने वाले होते हैं। तो पहला जो सूत्र है वो ये है कि जब भी आप कोई भी निर्णय लें, जैसे कि मुझे शिक्षक बनना है, पटवारी बनना है, आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है, पद के संबंध में, संबंध के संबंध में या धन के संबंध में, मुझे इतना कमाना है या ये करना है, तो सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली योग्य बातें हैं वो है अतीत से मुक्त होकर। जो आपका अतीत से मुक्त होकर निर्णय लें, यानी कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं या जो भी आप विचार कर रहे हैं वो आप अतीत से मुक्त होकर करें। यानी कि अतीत से मुक्त होकर निर्णय लेने से तात्पर्य है कि आप ये मत सोचें कि अरे पिछले बार तुमने शिक्षा कर्मी का पेपर दिलाया था, पिछले बार इतने ज़्यादा नंबर से मैं चुका था, इस बार कहाँ से होगा, फिर भी कर लेते हैं, तैयारी करने में क्या है, एक मौका दे रहा है सरकार, डाल लेते हैं। इस तरह के नेगेटिव विचार आप पूरे पहले से ही छोड़ दें। जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जब क्योंकि आप अगर पहला अगर कदम ही आपका अगर आपका पहला कदम ही गलत है तो ये मान के चलिए जो आपकी आखिरी कदम है वो भी गलत ही रहेगा। आप मंजिल से आप गलत दिशा में चल रहे हैं। आपको जाना है मान लीजिए रतनपुर और आप उल्टी दिशा में सफ़र करना शुरू कर दिए तो आप कितना ही दूर चले जाओ, आप लास्ट तक मंजिल में नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहला जो कदम वही आपका सही होना चाहिए। अतीत से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ। अतीत में आप क्या नहीं कर पाए, क्या आप नहीं बन पाए, क्या नहीं हो सका, इन सब बातों को भूल जाइए। दूसरी जो बात है वो है संकल्प लें। आप जो करना चाहते हैं उसके संबंध में आप निर्णय लेने के बाद संकल्प लें कि मुझे शिक्षक बनना है, आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है। जो भी आप करना चाहते हैं उनका संकल्प लें। संकल्प ये कहीं विलोम शब्द होता है विकल्प। हिंदी में हम जब विलोम शब्द पढ़ते हैं तो संकल्प का जस्ट उल्टा होता है विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है कि ऑप्शंस। अच्छा मैं शिक्षक नहीं बन पाया तो अपने घरेलू काम में तो कर सकता हूँ, मेरे बड़े भाई का कुछ व्यापार है उसमें भी तो हाथ बटा सकता हूँ। इस बार नहीं शिक्षक नहीं बन पाया तो पटवारी की तैयारी करूंगा। ये सारे आपके विकल्प हैं। इस तरह के विकल्प को छोड़कर आप सिर्फ एक संकल्प लें, नहीं मुझे यही करना है, इसके सिवा मेरे पास अभी वर्तमान में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो आपका संकल्प होना चाहिए। आपके पास विकल्प की कोई चांस नहीं रहना चाहिए। यही मतलब यही। इसके बाद जो मोस्ट अहम की बात है, संकल्प आपका सम्यक होना चाहिए। सम्यक संकल्प लें। सम्यक संकल्प से तात्पर्य है, सम्यक का अर्थ होता है बीच का रास्ता। इस पे महात्मा बुद्ध ने बहुत ज़्यादा बात की थी। तो सारी चीज़ों पे सम्यक बात ही करते थे। सम्यक वाणी, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, यानी कि न तो ज़्यादा अति न तो ज़्यादा निम्न, बीच का रास्ता। सम्यक संकल्प से तात्पर्य है कि आप संकल्प ऐसे लें जो वास्तव में वास्तविक संकल्प हो। जैसे कि आपने आज संकल्प ले लिया इस वर्ष मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। अभी तो आपने वहाँ की नागरिकता भी नहीं ली है, तो कहाँ से आप वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। या आपने संकल्प, एक व्यक्ति था वो रोज शिव जी के मंदिर में जाता था और यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे करोड़पति बना दे, मुझे लॉटरी दिला दे। रोज यही प्रार्थना था उनका। एक दिन भगवान शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने बोला मूर्ख टिकट तो पहले ले ले। तो संकल्प आपका ऐसा हो जो वास्तव में पूरे किए जा सकता हो। जैसे कि आपने बीएड नहीं किया, टेट नहीं दिलाया और आप बोले कि मैं शिक्षक बन जाती, कहाँ से हो पाएगा। यानी कि जो वास्तविक चीज़ें हैं ऐसे संकल्प ले, या सिर्फ इस स्टेप को फॉलो करने के लिए, इसका रिजल्ट देखने के लिए संकल्प ना ले, ये तो काम करता ही है। सम्यक संकल्प होना चाहिए जो वास्तविक हो, जिस जीवन में पूरे किए जा सकते हैं। इसके बाद जितने भी स्टेप बाय स्टेप है ये सब मोस्ट आईएम की बातें होती जाएगी, अतीत से मुक्त होकर से लेके लास्ट तक। इसके बाद जो आपका स्टेप है वो है संकल्प की आप घोषणा कर दें। आप जो भी संकल्प लिए उनकी घोषणा कर दीजिए। यहाँ पे आदमी चूक जाता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं पटवारी बन गया तो बता दूंगा लोगों को मैं पटवारी की तैयारी कर रहा था, और अगर नहीं बनूंगा तो कौन जानता है। यानी कि बेइज्जती के डर से या अपमान के डर से लोग घोषणा करने से चूक जाते हैं।
घोषणा नहीं कर पाते, क्योंकि बाद में हम लोग ताना मारेंगे, अरे पटवारी, आईएएस, कलेक्टर या इंस्पेक्टर, इस तरह के लोग ताना मारना शुरू कर देते हैं अगर वो इंसान वहां तक ना पहुंच पाए। तो इस डर से लोग घोषणा करने से चूक जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम घोषणा करते हैं, एक प्रकार से आप पूरे ब्रह्मांड को एक मेन्यू कार्ड भेज रहे हैं। आपने पूरे ब्रह्मांड से डिमांड की, मैं ये होना चाहता हूँ। जिस दिन आपने ये घोषणा की, पूरे ब्रह्मांड आपकी ये इच्छा को पूरी करने में लग जाता है, अगर आप पूरे दिल से ये प्रयास करना शुरू करें तब। शाहरुख खान किसी मूवी में कहते हैं ना कि अगर किसी कार्य को करने के लिए अगर हम शिद्दत से लग जाए तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये उनका जो फिल्म का जो डायलॉग था, ये लिया गया था अल्केमिस्ट, जो है एक अंग्रेजी उपन्यास है अल्केमिस्ट, वहाँ से। उसमें एक गरेडिया रहता है। गरेडिया अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत गरीब आदमी रहता है, लेकिन अपनी ऐसी इच्छा शक्ति के कारण वो बहुत अमीर आदमी बनता है बाद में। इसी तरह का एक और उपन्यास आया था द सीक्रेट, रांडा बर्नर का, और उसका एक दूसरा पार्ट आया था द मैजिक। उसमें भी इसी तरह की बातें ही बताई गई थी कि संकल्प कैसे लें। तो जब आप घोषणा करते हैं तो हो सकता है कि 4 लोग आपको ताना दें, लेकिन 8 लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अच्छा ऐसा तो आपको करना ही चाहिए था, या आप लोग आपकी मदद करेंगे। जिस दिन आप मेहनत करने से चूकेंगे तो वही 8 लोग आपको टोकेंगे, अच्छा आपने तो संकल्प भी लिया था ना कि आप शिक्षक बनने वाले थे, आईएएस बनने वाले थे, तो वो आपकी घोषणा को बल देंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं है, और घोषणा का तात्पर्य यह भी नहीं है कि आप सड़क में ही चिल्लाते फिरे कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। अपने आसपास के लोगों से, जो आपके मित्र है, परिवार है, जो आपको समझते हैं, जिनसे आपकी डेली नहीं तो कम से कम 1-2 दिन में बात होती है, उनसे जब भी बात हो तो उनको बता दें कि इस बार का मेरा ये संकल्प है, ये घोषणा है, मैं ये करूंगा। जैसे ही आपने ये घोषणा किया, एक अलग से एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, जो उस काम को आपको करने के लिए बल देता है, उत्प्रेरक का काम करता है। आगे जो इसके मुख्य बिंदु है, संकल्प करने के बाद आपको करनी है संकल्पना करनी है। संकल्पना से तात्पर्य है, ये बहुत काम करता है संकल्पना, यानी कि आपको कल्पना करनी है कि ये काम जो मैं करना चाहता था वो कर ही चुका हूँ, हो ही गया है, होगा नहीं, हो ही चुका है। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मान लिया जाए, तो आप शिक्षक बन ही चुके हैं। आज मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, किसी को मैंने 2 झापड़ मारा, इस तरह से भी संकल्पना कर सकते हैं। यानी कि आप कभी भी जब आप खाली एकांत में बैठते हैं तो अपने घर में या किसी भी शांत माहौल में आंख बंद किए और इस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि ऐसा हो चुका, होगा नहीं, हो चुका, वर्तमान में हो चुका। ऐसा जब हम संकल्पना करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो बदलने लगते हैं। वो जब हमारे शरीर में बदलते हैं तो हमें अंदर से वो प्रेरणा देते हैं। जैसे कि अगर आप संकल्पना ना करें, संकल्पना करने के पहले दिन अगर आप 1 घंटे भी बैठ कर नहीं पढ़ पा रहे थे, अगर आप 20-21 दिन अगर इस तरह से संकल्पना कर लें तो जिस चीज़ के बारे में आप संकल्पना करेंगे उस तरह की एनर्जी आप में पैदा होनी शुरू हो जाती है। आप वो है, इस व्यक्ति जो 1 घंटे भी बैठ के ना पढ़ पा रहा हो, वो 8 घंटे और 10 घंटे भी बैठ के पढ़ सकता है, इस तरह का विजुअलाइज करके। उस तरह की ऐसे जो है शक्ति हमारे अंदर पैदा होने लगती है जिसके बारे में हम विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कि मिलिट्री में कोई आदमी, कुछ वर्षों पहले की बात थी, हनुमंत थप्पा, जो ग्लेशियर में 14 दिन तक भी दबे हुए थे और जिंदा थे। अगर हम लोगों को 1 दिन भी छोड़ दिया जाए तो निमोनिया होकर आदमी मर जाएगा। उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि मानसिक रूप से ऐसी परिपक्व होते हैं कि महीनों दिनों वो लोग भूखे रह जाते हैं, तो उनकी इच्छा शक्ति काम करती है इसके पीछे। तो जैसे ही आप संकल्पना करने लगते हैं, आपका जो इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और अंदर से आपको फिर शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। आप खाए हो, पिए हो, आपकी जो है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है वो अलग बात है, लेकिन जिस चीज़ की भी आप संकल्पना करेंगे, चाहे धन की, संबंध की या पद की, ये सब में काम करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कार लेना है 1 साल के अंदर में और उनके पास साइकिल भी नहीं है, तो साइकिल चलाते चलाते ही परिकल्पना कर सकता है कि मैं अपने कार को ड्राइव कर रहा हूँ। घंटी बजाते समय सोच सकता है कि मैंने कार की बीप बजाई। इसको पूरा विजुअलाइज करना है अपने जीवन में, ऐसा हो चुका करके। ये बहुत काम करता है, बस इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए संकल्पना को। ये संकल्पना आपके जीवन में रोज होनी चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, हर टाइम आप संकल्पना करें कि ये चीज़ हो ही चुका है। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है, सबसे मदद मांगनी चाहिए, हेल्प।
मदद मांगे। अगर आप सबसे मदद मांगेंगे, हो सकता है कि सब आदमी आपकी जो है मदद ना करे, लेकिन आप मान के चले अगर आपने 50 आदमी से मदद मांगी, 25 तो आपकी मदद करेगा ही, कम से कम 25 तो मदद करेगा ही। आप इतने भी बेकार नहीं होंगे कि आप 50 से मदद मांगे तो 25 भी आपकी मदद ना करे। तो मदद मांगने में कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। वो मुझसे कम जानता है या उसकी नॉलेज मेरे से कम है, या किसी भी प्रकार से किसी को है ना समझ के हर व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि जब हम मदद मांगते हैं तो आपको पता नहीं है कि लोग आपकी किस किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो ये ना सोचे कि भाई सामने वाला क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। और अगर कोई आपकी अगर मदद ना करे तो भी आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो आपकी मदद करे तो भी अच्छा और ना करे तो भी अच्छा। मदद इस तरह से मांगे जैसे, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे मांगनी चाहिए कि वो आपके बाप को, और अगर ना दे तो यह सोच लेनी चाहिए कि कौन से आपके बाप का हो। इस तरह से मतलब सोच के मदद मांगनी चाहिए। पिछले दिनों एक लेडीज थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था बहुत दिनों तक, यानी कि लेडीज नहीं थी इस समय, मतलब एक लड़की थी, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था और उनके घर वाले थोड़े परेशान थे कि उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसके बाद भी विवाह नहीं हो रहा है। तो बाद में वो लोग ये सोचने लगे कि अगर दूसरे कास्ट में भी कहीं मिल जाता है तो ठीक है, कर लेंगे। तो ऐसी ही चर्चा हुई तो लोग बता रहे थे कि अब पढ़ते पढ़ाते उम्र थोड़ा निकल गया है, अपने जो है स्वजाति मिल नहीं रहे हैं, तो दूसरे जाति में भी मिल जाएगा तो हो जाएगा, चला लेंगे ऐसे करके। तो उनको यही सलाह दी गई थी कि आप रोज आपके कांटेक्ट में, आपके मोबाइल में कम से कम 5-6 लोग एक आदमी के कांटेक्ट में होगा। रोज आप 15 आदमी को कॉल करके पूछिए कि कोई अच्छा सा योग्य वर हो तो बताइए। और उन्होंने इस दिन से वो काम करना शुरू किया, मदद मांगनी शुरू की। और मदद रोज 10-15 आदमी को कॉल करते थे। जैसे ही मदद मांगना शुरू किया उसके 15 दिन के बाद उनके घर जो है रिश्ते वालों की लाइन लग गई। और उनका जो विवाह स्वजाति जो है में ही हुआ, और जिनके साथ उनका विवाह हुआ वो एक अच्छे सरकारी नौकरी में थे। तो मदद मांगने का ये फायदा होता है कि आपको पता नहीं आपको कौन क्या मदद कर रहे हैं। कहा जाता है कि जगत एक प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि से तात्पर्य है कि जैसे आप इस जगत को देते हैं वो जगत वही आपको फिर से पुनः आपको फिर से वापस मिलता है। एक जैसे हिल स्टेशन में जाने के बाद आप चिल्लाए, कोई भी वर्ड लेके चिल्लाए, वो बार बार वहां से गूंजता है। अगर आप वहां से चिल्लाएंगे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो बार बार वही रिपीट होगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। अगर आपने किसी को गाली दी अबे कुत्ते ऐसे कहा, तो उससे बार बार रिपीट हो जाएगी कि अबे कुत्ते। तो हम जो देते हैं वही हमको कई गुना होकर वापस मिलता है। तो यही सोच के मदद मांगे कि कोई अगर हमको दे तो भी अच्छा, नहीं दे तो भी उनका और भी अच्छा, कि उन्होंने अपना ही नुकसान किया। मदद मांगनी चाहिए। जो और 7वां सबसे मुख्य पॉइंट है वो है पुरुषार्थ करे या श्रम करे। श्रम करे या पुरुषार्थ करे। केवल सोचने मात्र से या ख्याली पुलाव पकाने से ही बस नहीं होगा, लेकिन केवल श्रम करने मात्र से भी नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो श्रम बस करते हैं और सफल नहीं हो पाते। और ऐसे भी कई लोग हैं जो मियां नसरुद्दीन की तरह सपने देखते हैं और श्रम नहीं करते। यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल होती है। आपको उसके सामने में उसके लिए थिंकिंग भी रखनी है, परिकल्पना करना है, विचार करने हैं, और प्लस उतने पुरुषार्थ करने हैं, उतनी मेहनत करनी है जितनी आपको करनी चाहिए। फिर इन दोनों चीज़ का जो रिजल्ट आपको मिलता है आपकी सफलता के रूप में। 8वां जो आपको निष्कर्ष मिलेगा वो है सफलता। हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि आप सफल ना हो, आप असफल भी हो जाए, या जो प्राप्त करना चाहते थे वो ना कर पाए। तो याद रखिए, जिस दिन आपने संकल्प लिया, जिस दिन आप अतीत से मुक्त होकर विचार किए, और जिस दिन आप इस चरण में पहुंचे असफल में भी, तो भी आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जिस दिन आपने निर्णय लिया था। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आपने इतनी मेहनत कर ली या इतने डेडिकेट होकर किसी एक क्षेत्र में काम कर लिया कि आपका पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित हो जाएगा।
किसी महान विद्वान ने यह कहा था कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश इतनी करो कि चांद के लिए अगर आप छलांग लगाओ तो चूक भी गए तो आप सितारों के बीच में हो गए। यानी कि अगर आप बड़े चीज़ की प्राप्ति करने के लिए अपने आप को इतना डेडिकेट होकर झोंक दिए और इस तरह आपने इस पूरे इन सूत्रों का पालन किए, तो इनके पालन करने के बाद आपके व्यक्तित्व में इतना निखार आएगा कि आप अगर उस चीज़ को प्राप्त भी ना कर पाए तो भी आपके जीवन में आप वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे जिससे उस सीखे हुए ज्ञान को आप दूसरे जगह भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सोच लिया था कि मैं 1 वर्ष में 10 करोड़ कमाऊंगा। हो सकता था कि आपके लिए बहुत बड़ा गोल हो, लेकिन अगर आप 10 करोड़ ना कमा पाए, लेकिन अगर इस सूत्र को अगर आपने फॉलो किए पूरे शिद्दत के साथ, तो आप इतना ही तो कर चुके रहे होंगे जितना आप सामान्य स्थिति में न कर पाते। तो ये सूत्र हर जगह काम करता है और आप लोगों को भी अप्लाई करके देखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं लेसन में। बोर हो गए क्या? मैं ही मोस्ट टाइम की चीज़ था आप लोगों के लिए। सबको अप्लाई करके देखना चाहिए और इसमें आपको करने कुछ नहीं है, बस आपको पैसे तो लगाने नहीं है, सबसे मदद मांगनी है और सोचना है, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का जो है निर्माण किया जाता है। पहले हम लोग देखे थे पाठ्यक्रम निर्माण की जो है समस्या और पाठ्यक्रम निर्माण में क्या क्या समस्या आती है। तो समस्या के बाद हम लोग देखते हैं कि एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण में किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए और क्या क्या इनके सिद्धांत हैं। हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत। पहले लिखेंगे उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम अनुपयोगी रूप से नहीं बना देना चाहिए। पहले जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत में पहला पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत, और यह सिद्धांत यह कहता है कि पाठ्यक्रम में उपयोगी तथ्यों का समावेशन किया जाना चाहिए। जैसे प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में माता पिता ये ध्यान देते हैं कि बालक कितना सीख पाया, क्या क्या चीज़ उन्हें आता है और क्या चीज़ नहीं आता। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो कोई मेहमान उनके घर में आ जाए तो मेहमान को ये दिखाते हैं कि वो क्या क्या सीख गया। बोल बेटा ABCD बोल के दिखाते चाचा को, बोल बेटा ये बोल दे। इस तरह से वो ये पहले दिखाता है कि उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जैसे ही वो लास्ट तक लोग जुड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वही बच्चा 10वीं क्लास के बाद 12वीं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, तब उनके माता पिता को कोई मतलब नहीं, उन्होंने उनको ABCD आता है या फिर उन्होंने पूरा पहाड़ा याद कर लिया या फिर उन्होंने क्या क्या कर लिया। अब उनके पास जो शिक्षा की जो मुख्य उद्देश्य है वो उनके सामने होता है कि इन्होंने जो सीखा उनका वास्तविक जीवन में उपयोगिता क्या है। अब तक का ये तो बेरोजगार ही घूम रहा है, इसके पास कोई जॉब नहीं है। इस तरह की जो शिक्षा की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो है उनकी उपयोगिता, यानी कि जो ज्ञान हमने सीखा उसका हम वास्तविक जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं। सीखे हुए ज्ञान से, जैसे कि हमने कहीं से ITI की, ITI से हमने कंप्यूटर सीखा या सिलाई कढ़ाई सीखी या इलेक्ट्रॉनिक में हमने ITI किया या किसी भी विधा में हमने ITI किया, तो सीखे हुए ज्ञान की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। अगर हमने 12वीं पास की, B.Ed किया या कुछ भी जो है हमने डिग्री हासिल की, तो उसकी क्या उपयोगिता है। तो उपयोगिता को निर्धारित ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले जो इनका सिद्धांत है कि जो चीज़ हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है जीवन संबंधी क्रियाओं का सिद्धांत। जीवन संबंधी क्रियाओं का सिद्धांत यह मानता है कि बालकों को केवल जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र है उनकी ही शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए।
बल्कि जीवन के जो व्यवहारिक पक्ष है, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, ये शिक्षक भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण बहुत आवश्यक है। तो सामाजिक शिक्षा या चरित्र की शिक्षा या व्यवहार की शिक्षा को पाठ्यक्रम की संरचना में जो है शामिल किया जाता है क्रियात्मक शिक्षा में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए समय ध्यान दिया जाता है, वो है प्रजातांत्रिक भावना की शिक्षा या प्रजातांत्रिक भावना के विकास का सिद्धांत कह सकते हैं। प्रजातांत्रिक भावना का विकास। जैसे कि भारत एक क्या है, प्रजातांत्रिक देश है, यानी कि सभी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और जो हमारे अनुच्छेद 19 यही कहता है कि व्यक्ति केवल उतना ही स्वतंत्र है जिससे केवल दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। यानी कि आप बगल में लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, आप कुछ भी गाना सुन सकते हैं, लेकिन इतने ही आवाज में सुन सकते हैं जिससे किसी और को दिक्कत ना हो। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा में ये है, इसीलिए जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें बालक केंद्रित जो है शिक्षा रखा गया है, क्योंकि बालक कोई एक खाली बर्तन नहीं है कि इसमें जो शिक्षक जो है अपनी जो अपना दर्शन उसमें उलटता रहे, यानी कि डालता ही रहे, यानी कि सबका महत्व है। इसलिए जो है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसको बाल केंद्रित रखा गया है, यानी सबका विकास हो, यानी कि सबकी अपनी अपनी महत्ता है। आगे लिखेंगे क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत यानी कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, पाठ्यक्रम प्रणाली है, उसमें क्रिया को महत्व दिया गया है। क्रिया को महत्व ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। क्रिया का सिद्धांत यह कहता है, इसमें ट्रिपल एच का सिद्धांत है। ट्रिपल एच मतलब एक एच से तात्पर्य है आपका दिल, हार्ट, दूसरा का तात्पर्य है हेड और तीसरा का तात्पर्य है हैंड। यानी कि आपकी जो है पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जो आपके हृदय, हेड यानी कि मस्तिष्क से तात्पर्य है इनका, और हैंड से तात्पर्य है आपकी जो है क्रिया, शारीरिक गतिविधि। इन तीनों का सामंजस्य करने वाला आपके मस्तिष्क, आपके हृदय और आपकी जो क्रिया। योग में भी यही कहा जाता है कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कि योग वह चीज है जो इन सब का जोड़ है और आपको किसी कार्य में कुशलता दिलाती है। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण भी इन बिंदुओं को ध्यान में रखा कर किया जाता है कि आपके हृदय, मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करें। जैसे कि आप अभी यहाँ बैठे हैं शरीर से, लेकिन हो सकता है कि आपका मस्तिष्क कहीं और हो, शारीरिक क्रिया कुछ और चल रही है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि कुछ भी जो शिक्षण प्रणाली आपके सामने कंटेंट जो होनी चाहिए वो आपकी तीनों चीजों में सामंजस्य बैठाने वाली है। आगे पॉइंट लिखेंगे सृजनात्मकता का सिद्धांत। इसीलिए सृजनात्मकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों को एक पाठ्यक्रम में ऐसी वस्तुओं का समायोजन किया जाना चाहिए जो उनमें कलात्मक और सृजनात्मक जो उनके क्षमता है उनके विकास करने वाला हो। कलात्मक और सृजनात्मक, कलात्मक एवं सृजनात्मक कौशल का विकास करने वाला हो। और इस सिद्धांत को जोड़ने वाले है रायबर्न। रायबर्न मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इस सिद्धांत को पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में शामिल किया। रायबर्न सृजनात्मकता का सिद्धांत। आगे एक और पॉइंट लिखेंगे अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार जो पाठ्यक्रम में जो हमारे पाठ्य वस्तु शामिल होते हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए जो केवल आपके सैद्धांतिक ज्ञान के लिए ही ना हो, बल्कि आपको कुछ अनुभव में भी आपके जो है व्यावहारिक अनुभव के भी में भी आने चाहिए। इसीलिए किसी भी विद्यालय में प्रयोगशाला रखा जाता है या पुस्तकालय रखा जाता है जहाँ बालक स्वयं के प्रैक्टिस से, स्वयं के अभ्यास से चीज़ों को सीख सके, स्वयं के अनुभव से, प्रयोगशाला से, पुस्तकालय से या निरीक्षण के द्वारा। इन सभी गतिविधियों को इसीलिए शामिल किया गया है कि व्यक्ति स्वयं के अनुभव से सीखे, अनुभव के द्वारा ज्ञान का अर्जन करे, केवल ज्ञान जो है सैद्धांतिक ना हो। इसलिए प्रयोगशाला, पुस्तकालय, निरीक्षण विधि इन सब का जो है उपयोग किसी विद्यालय या महाविद्यालय में किया जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हमारे अनुभव को क्या करने वाली होती है, उसमें उनको विस्तार करने वाली होती है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं किसी भी विद्यालय में, सांस्कृतिक गतिविधियाँ लिख लेंगे उदाहरण में, ये बालकों के अनुभव का विस्तार करने वाली होती है। बालक जितना, जिम पियाजे का मानना है कि बालक जितना कक्षा में सीखता है उससे ज़्यादा वो खेल के मैदान में सीख सकता है। खेल के मैदान क्या है, अनुभव हमारे अनुभव को बल देता है। एक बच्चा अगर घर में रहे बहुत दिन तक और एक बच्चा उसी परिवार का दिन भर वो अपने दोस्तों के साथ खेलता हो तो उनका अनुभव ज़्यादा तेज रहेगा जो दिन भर खेल के मैदान में रहता है। और घर में रहने वाले बच्चे सिर्फ घर की गतिविधियों के बारे में उनका ज्ञान होगा। तो हमारे पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को शामिल किया गया है जो बालक के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उनके अनुभव में भी पूर्णता लाएगा। ठीक है, तो यही सब मोस्ट टाइम की चीज़ है इसमें पाठ्यक्रम के रचना के सिद्धांत में। उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन संबंधी क्रियाओं का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक भावना का विकास, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत और यह क्रियाओं से संबंधित सिद्धांत यानी कि आपके ट्रिपल एच का विकास करने वाला सिद्धांत। बाकी चीज़ों के बारे में आप लोग स्व अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू आप सभी को। ये लो बंद कर।